दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी नेक्स्ट क्लास में। प्लानिंग के अंदर हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व। नियोजन का महत्व संगठन में कितना है? जो प्लानिंग है संगठन में, नियोजन का महत्व कितना है? संगठन में प्रबंधन के कार्यों में प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्रबंधक के कार्य की पूर्व आवश्यकता नियोजन है। प्रबंधक के कार्य की पूर्व आवश्यकता नियोजन है। नियोजन क्या है? प्रबंधन के किए जाने वाले कार्य की पहली आवश्यकता, जिसके बिना प्रबंधन का कोई भी काम संभव नहीं है, वो नियोजन है। तो नियोजन क्या है? प्रबंधक के कार्य की पूर्व आवश्यकता नियोजन है। प्रीरिक्विजिशन ऑफ प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। सेकेंड होता है प्रबंधक के कार्य का आधार। प्रबंधक के कार्य का मुख्य आधार नियोजन है। सभी प्रबंधक के कार्य नियोजन के आधार पर किए जाते हैं। प्रबंधक के कार्य का मुख्य आधार नियोजन है। बेसमेंट ऑफ प्लानिंग इज द बेसमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज द बेसमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। थर्ड पॉइंट आता है साउंड मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साउंड प्लानिंग। सुदृढ़ प्रबंधन संभव नहीं है सुदृढ़ नियोजन के बिना। सुदृढ़ प्रबंध संभव नहीं है। साउंड मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साउंड प्लानिंग। अगर आपके पास अच्छा प्लान ही नहीं है, अगर आपने अच्छा प्लान तैयार नहीं कर रखा है, आपका प्लान ही डिसमिस है, आपका प्लान सही नहीं है, आपके पास बिल्कुल आपका प्लान सही से नहीं होगा, लोगों को आपका प्लान स्पष्ट नहीं होगा, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि सब अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, जिससे संसाधनों का, रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हो पाएगा और हम हमारे ऑब्जेक्ट को, लक्ष्य को, गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। हम हमारा ऑब्जेक्ट, लक्ष्य जो गोल है, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्लानिंग के बारे में बताता हूँ, इसकी इंपोर्टेंस क्या? प्लानिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन एंड इट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के प्रबंधन के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रबंधक के कार्य की पूर्व आवश्यकता है। प्लानिंग इज द प्रीरिक्विजिशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्रबंधक के कार्य की पूर्व आवश्यकता है। प्लानिंग इज द बेसमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। यह प्रबंधक के कार्य का, नियोजन प्रबंधक के कार्य का आधार है। प्लानिंग इज द बेसमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। नियोजन प्रबंधक के कार्य का मुख्य आधार है। साउंड मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साउंड प्लानिंग। सुदृढ़ नियोजन के बिना सुदृढ़ प्रबंध संभव नहीं है। साउंड मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साउंड प्लानिंग। सुदृढ़ नियोजन के बिना सुदृढ़ प्रबंध संभव नहीं है। ये आपको स्टार्ट में लिखना है। इंपोर्टेंस के अंदर हम नियोजन के महत्व को निम्नलिखित बिंदु में समझेंगे। We describe importance of planning in following these points. हम इन बिंदुओं में प्लानिंग की इंपोर्टेंस को समझने वाले हैं। आपको ये लिखना है, We describe importance of planning in following points. हम नियोजन के महत्व को निम्नलिखित बिंदु में समझेंगे। उसके बाद में आपको सबसे पहले प्रबंधन नियोजन का महत्व लिखना है। नियोजन का महत्व लिखना है, तो नियोजन का महत्व आप लिखिए। सबसे पहले 3F RUM CPI। 3F में आता फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। 3F RUM CPI
फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट कंट्रोल, समन्वय में सुविधा, नियंत्रण में सुविधा। उसके बाद में आता है फैसिलिटेट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा, फैसिलिटेट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। आर के अंदर आता है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, और निश्चितता में कमी। यू में आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। एम में आता है मोटिवेट एम्प्लॉयज, मोटिवेट एम्प्लॉयज। सी में आता है कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी, सी में आता है कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी। पी में आता है प्रिवेंशन ऑफ हैस्टी डिसीजन, शीघ्र निर्णय लेने से बचाव। फिर आता है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, आई में आता है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करना। ई के अंदर आता है एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ई में आता है एंश्योर इकोनॉमिक ऑपरेशन, एंश्योर इकोनॉमिक ऑपरेशन। सबसे पहला हमारे पास आता है फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑन ऑब्जेक्टिव। आपके पास फर्स्ट पॉइंट यही है, इसको समझना है। उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, हिंदी में क्या है? उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। नियोजन का प्रथम बिंदु संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। नियोजन का प्रथम बिंदु संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन का प्रथम बिंदु संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ organization, determination of object of organization. The first step of planning is determination of object of organization. संगठन के उद्देश्य को निर्धारण कर लेने के पश्चात उससे जो संगठन के तीनों स्तर पर टॉप, मिडल और लो लेवल स्पष्ट करना आवश्यक है। स्पष्ट करने हेतु उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। नियोजन का प्रथम चरण में संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न स्तर पर, प्रबंध के विभिन्न स्तर पर, विभाग स्तर पर विभिन्न विभागों के उद्देश्य तय किए जाते हैं और सभी स्तर पर ये उद्देश्य स्पष्ट होना आवश्यक है। उद्देश्य के स्पष्ट होने के लिए नियोजन के तहत उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आया समझ में? Determination of goal of organization is first step of planning। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिटरमाइन किया जाता है। उस प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिटरमाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो वेरियस लेवल है अलग अलग डिपार्टमेंट में उस गोल को डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को डिसाइड कर लेने के पश्चात उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग जो लेवल है डिपार्टमेंटल लेवल पे उनके पर्सनल गोल को डिसाइड करते हैं जो मेन गोल पर डिपेंड होता है। डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, इन डिपार्टमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल गोल को डिसाइड करते हैं। पर्सनल गोल के बेस पर इनके पर्सनल गोल को डिसाइड किया जाता है। क्या? पर्सनल गोल को डिपार्टमेंटल के पर्सनल गोल को डिसाइड किया जाता है। ये पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को अचीव करने पर फोकस करता है।
तो प्लानिंग का पूरा फोकस किस पे होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर होता है। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको लिखना कितना है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करना होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को गोल को डिसाइड कर लेने के पश्चात यह गोल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, अर्थात स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए किसके लिए? संगठन के जितने भी लेवल है, ये लेवल होते हैं 3, टॉप, मिडल और लॉ लेवल। इन तीनों स्तर पे ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर होता है। गोल को डिसाइड करना, ऑल लेवल पे इसको क्लियर करना, और ऑल लेवल पे पर्सनल जो गोल डिसाइड हो रहा है वो मेन गोल को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार प्लानिंग का पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर, ऑब्जेक्ट पर, अर्थात उद्देश्य पर होता है। नियोजन का संगठन का मुख्य, देखो, नियोजन का प्रथम आधार संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। नियोजन का प्रथम चरण में संगठन के उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है। यह उद्देश्य संगठन के जो विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्तर उच्च, मध्यम और निम्न स्तर, तीनों स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार नियोजन की प्रक्रिया में संपूर्ण कार्य संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, उद्देश्य को केंद्र में रखकर किया जाता है। नियोजन का संपूर्ण कार्य संगठन के उद्देश्य को केंद्र में रखकर किया जाता है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस उद्देश्य पर होता है। अगर आपको थोड़ा लिखने में टफ लग रहा है तो इससे अच्छी बात मैं एक बताता हूँ। नियोजन के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य गोल का डिटरमाइन किया जाता है और इस गोल को ध्यान में रखकर प्लान अर्थात योजना बनाई जाती है। ये सबसे इजी लैंग्वेज है, लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन में गोल को डिटरमाइन किया जाता है। नियोजन के फर्स्ट स्टेप में, प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप में गोल को डिटरमाइन किया जाता है अर्थात संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए संगठन की योजनाएं तैयार की जाती है, प्लान तैयार किए जाते हैं। संगठन ऑब्जेक्ट को सेंटर्ड करके ऑल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे के उद्देश्य को केंद्र में रखकर संगठन के सारे योजनाओं को तैयार किया जाता है और यह उद्देश्य संगठन के सभी स्तर अर्थात ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लॉ लेवल पर क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार नियोजन के अंदर, प्लानिंग के अंदर पूरा का पूरा फोकस, ध्यान केंद्रित होता है उद्देश्य पर। आया समझ में? कैसे लिखना है? 3-4 टाइप से मैंने बता दिया आपको, ऐसे इनमें से जो भी समझ में आया उस तरीके से आप लिख लेना। उसके बाद में आता है फैसिलिटेट कंट्रोल, नियोजन नियंत्रण में सुविधा। संगठन के अंदर प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। उनके नियंत्रण कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान कर नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण करने के साथ साथ उसको प्राप्त करने के लिए हम क्रियाओं का परिमाप निर्धारित करते हैं। विचलनों की जानकारी का पता लगाकर सुधारात्मक कार्य करने की कोशिश करते हैं। नियोजन प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। All other functions of management are depends on
प्लानिंग, सारे के सारे प्रबंध के अन्य कार्य नियोजन पर निर्भर होते हैं। इतना लिख लेने के बाद प्रबंध का प्राथमिक कार्य नियोजन है। सभी के सभी प्रबंधक के कार्य नियोजन के ऊपर निर्भर होते हैं। अब लिखना, नियोजन के अंदर प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग, PLANING, प्लानिंग। प्लानिंग में कार्य निष्पादन का परिमाप निर्धारित कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। नियोजन में कार्य निष्पादन का परिमाप निर्धारित कर लिया जाता है। नियोजन में, प्लानिंग में कार्य के निष्पादन करने का स्टैंडर्ड ऑफ वर्क डिसाइड कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। प्लानिंग में काम के निष्पादन का, कार्य निष्पादन का परिमाप निर्धारित कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क डिसाइड कर दिया जाता है, जिससे संगठन में नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे फैसिलिटेट्स ऑफ कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है, जिससे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, कंट्रोल करने में सुविधा होती है। इतना सा तो लिखना है। नियोजन में काम का, नियोजन में काम का, नियोजन में प्लानिंग में काम का स्टैंडर्ड ऑफ वर्क डिसाइड कर लिया जाता है, जिसके बेस पर आपको कंट्रोल करने में सुविधा हो पाती है। फिर आता है, अगला आता है फैसिलिटेट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सुविधा। समन्वय में सुविधा, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन, और सेकंड होता है मानवीय संसाधन और देखो फैसिलिटेट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सुविधा। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होता है मानवीय संसाधन और एक होता है आपके पास मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल को आप दूसरे रिसोर्सेज को आप अदर रिसोर्सेज के नाम से भी तो जानते हैं। अभी एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, एक होता है अदर रिसोर्सेज। लिख दो आप इसको, क्या है? अन्य संसाधन कहते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन। दो प्रकार, देखो नियोजन में दो प्रकार के संसाधन होते हैं हमारे पास, फिजिकल रिसोर्सेज। दूसरी बात होती है प्लानिंग में हमारे पास रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, नियम, कार्यविधि, विधि, नियम, कार्यविधि, विधि आदि के द्वारा हम मानवीय और भौतिक संसाधन का सदुपयोग करते हुए परस्पर समन्वय करने में सुविधा प्राप्त होती है नियोजन के माध्यम से। नियोजन में अब आप इसमें लिखिए, इसमें अगर आपको लिखना है तो आप सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। समन्वय में सुविधा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। नियोजन के कारण संस्था के उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, नियम, कार्यविधि स्पष्ट व्याख्या हो जाती है, जिससे अधीनस्थ इनकी जानकारी रहती है, इसलिए इनके अनुरूप क्रियाएं की जाती है। परिणाम स्वरूप उन सभी कार्यों में समन्वय की स्थापना हो जाती है, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। नियोजन के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, संगठन की नियम, कार्यविधि, विधि, नीतियां सब स्पष्ट हो जाती है, सब स्पष्ट हो जाती है, संगठन के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट हो जाती है। सभी व्यक्ति योजना के अनुरूप कार्य करते हैं, मानवीय और भौतिक संसाधनों का सदुपयोग होता है, लॉ वेस्टेज होती है,
लो वेस्टेज होती है, मानव भौतिक संसाधनों का सदुपयोग होता है। लो वेस्टेज होती है जिससे आपकी कॉस्ट कम आती है, और परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे समन्वय में सुविधा उत्पन्न होती है, इंग्लिश में लिख दो, प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल, रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, पॉलिसीज पहले से क्लियर होती है। ऑल लेवल पर जब क्लियर होती है, सभी व्यक्ति को क्लियर होती है, अपने काम अच्छे से कर पाते हैं, जिससे ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन होता है, परस्पर एक दूसरे के हेल्प से और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, लो वेस्टेज होती है, कॉस्ट कम आती है, और परस्पर हेल्पिंग नेचर, कोऑपरेटिव नेचर डेवलप होता है, जिससे कोऑर्डिनेशन बराबर हो पाता है, जिससे कोऑर्डिनेशन में सुविधा होती है, फैसिलिटेट्स टू कोऑर्डिनेशन हो पाता है। आया समझ में? जिससे कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय में सुविधा होती है। ये आने के बाद में आपके पास जो अगला पॉइंट है उसे कहता है फैसिलिटीज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नियोजन से क्या होता है? नियोजन से संगठन के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, सभी स्तर पर संगठन के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, किसके पास कितने अधिकार है, किसके पास कितनी शक्ति है, किसके पास कितने अधिकार है, किसके पास कितनी शक्ति होगी, और किसको आदेश देने की शक्ति है, और किसे के ऊपर कितना उत्तरदायित्व, सारी की सारी स्थिति स्पष्ट होती है, जिससे अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आसान हो पाती है। इसके बाद आता है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के अंदर PLANING प्लानिंग, जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं? रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है, फोरकास्ट करते हैं। हम फोरकास्टिंग करते हैं। एक तो हम हमारी स्ट्रेंथ का करेंगे, स्वॉट एनालिसिस लिख देना है, अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग के अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, नियोजन में हम पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान का अर्थ होता है प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को देखकर फ्यूचर में की जाने वाली एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट में योजना बनाना, प्लान प्रिपेयर करना फोरकास्टिंग कहलाता है। प्लानिंग में हम फोरकास्टिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत हम जो योजना बनाने वाले होते हैं, जो प्लान तैयार करने वाले होते हैं, वो फोरकास्टिंग के थ्रू करते हैं। फोरकास्टिंग में हम संगठन की शक्ति, संगठन की वीकनेस, कमजोरी, भविष्य में उत्पन्न होने वाले अवसर, फ्यूचर में क्रिएट होने वाले, जनरेट होने वाले अपॉर्चुनिटी, और फ्यूचर में हमारे लिए कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, उनके बारे में पहले से ही हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। नियोजन के तहत फोरकास्टिंग के अंदर उनके बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं, अर्थात फोरकास्ट कर लेते हैं, जिससे फोरकास्ट कर लेते हैं, जिससे अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं में कमी आती है। भविष्य से संबंधित अनिश्चितताओं में कमी, जिससे अनिश्चितताओं में कमी आती है, जिससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, सिंपल फॉर्म में लिखो, प्लानिंग में हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट के थ्रू हमारे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में हम पहले से ही कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, जिससे भविष्य की, फ्यूचर की जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, वो कम होती है, रिड्यूस होती है। जिससे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है, कम होती है। ये इतना समझ में आने के बाद हम आगे चलते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। नियोजन के अंदर प्लानिंग में क्या होता है? PLANING प्लानिंग
ये क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं? एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है फिजिकल रिसोर्स। प्लानिंग के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। प्लानिंग के देखो, प्लानिंग में पहले से फोरकास्ट करके हम हमारे ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं और यह ऑब्जेक्ट ऑल लेवल पर क्लियर एट ऑल लेवल। संगठन के नियोजन में हम संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। यह उद्देश्य संगठन के सभी स्तर पर समान रूप से स्पष्ट होता है। सभी व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी होती है। ऑब्जेक्ट इज क्लियर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सारे लेवल पर ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, जिसके थ्रू हम ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों के बीच में समन्वय स्थापित होता है। जिससे क्या होता है? मानव और भौतिक संसाधनों के बीच में समन्वय स्थापित होता है, जिसके थ्रू लो कॉस्ट पे वेस्टेज होती है, लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होता है और हमारे रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग होता है। लो वेस्टेज होती है, हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज होती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होता है, लो वेस्टेज होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हम रिसोर्सेज का अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं। तो आइए समझ में कैसे करना है। संगठन के उद्देश्य नियोजन में संगठन के उद्देश्य को डिसाइड करते हैं। संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। वह उद्देश्य संगठन के सभी स्तर पर समान रूप से एप्लीकेबल होता है। संगठन में सभी स्तर पर समान रूप से एप्लीकेबल होता है। संगठन में जो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे संगठन अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाता है। इसे कहते हैं ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता मोटिवेट एम्प्लॉय। प्लानिंग होती है, प्लानिंग में उद्देश्य संगठन के निर्धारित किए जाते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। नियोजन में जो योजना बनाई जाती है वो संगठन पर सभी स्तर पर सभी व्यक्तियों को स्पष्ट होती है। सभी व्यक्तियों को ये पता होता है कि प्रबंधक मैनेजर उनसे क्या चाहता है, व्हाट ही वांट, और उसकी प्रबंधक की इच्छाओं के अनुसार हर व्यक्ति अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है, देने का स्वयं अपने मन से प्रयास करता है, जिससे स्वयं अपने आप अभिप्रेरित होकर सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है। सीधी सी बात है, प्लानिंग होती है, क्या होती है? PLANING। प्लानिंग होती है संगठन में जो नियोजन में, संगठन में नियोजन के तहत जो योजना बनाई जाती है। प्लान मतलब जो संगठन में नियोजन के तहत जो योजना बनाई जाती है, यह योजना संगठन में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। संगठन में नियोजन के तहत जो योजना बनाई जाती है, यह योजना संगठन में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। यह योजना संगठन में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, जिससे संगठन में काम करने वाले हर पर्सन को, हर व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि व्हाट मैनेजर वांट, उसे ये ज्ञात होता है कि प्रबंधक क्या चाहता है। संगठन प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि व्हाट मैनेजर वांट, प्रबंधक का क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो मन लगाकर उस व्हाट मैनेजर वांट, वो उसे ये ज्ञात होता है, इसलिए वो अपना मन लगाकर उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है, जिससे संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अपनी योजना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, और कर्मचारी स्वयं अभिप्रेरित होते हैं
वो काम करने के लिए। व्हाट मैनेजर वांट के बारे में पता होता है, कर्मचारी स्वयं उस प्रबंधकों की अपेक्षा के अनुसार काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। पर्सन खुद, एम्प्लॉयज खुद मोटिवेट होते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू मैनेजर, मैनेजर की वांट के अकॉर्डिंग वर्क करने। ऑल एम्प्लॉयज मोटिवेट टू वर्क अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स, मैनेजर की, प्रबंधक की वांट के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए खुद मोटिवेट होते रहते हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, उस अगले पॉइंट के अंदर मैं बताने वाला हूं कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी। कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी, तो कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी अगला जो पॉइंट है, कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अवसरों, कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ। कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ। इसका थोड़ी देर पहले बताया था, प्लानिंग होती है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? फोरकास्टिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं? पूर्वानुमान। नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होती है। पूर्वानुमान के तहत हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर से रिलेटेड प्रेजेंट में प्लान प्रिपेयर करना फोरकास्टिंग कहलाता है। फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है प्रेजेंट में रहकर, वर्तमान में रहकर भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, वर्तमान में रहकर भविष्य को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं के लिए वर्तमान में योजना बनाना पूर्वानुमान कहलाता है। वर्तमान में रहते हुए भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में भविष्य के लिए योजना बनाना पूर्वानुमान कहलाता है। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में की जाने वाली एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट में प्लान प्रिपेयर करना फोरकास्टिंग कहलाता है। फोरकास्टिंग पूर्वानुमान में हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें संगठन की शक्ति, संगठन की कमजोरी, उत्पन्न होने वाले भविष्य में अवसर और खतरों के बारे में हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो पूर्वानुमान के तहत हम संगठन के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, और जैसे ही वो अवसर उत्पन्न होता है, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, जैसे अवसर उत्पन्न होता है, हम उसे वातावरण से उठाकर उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, हम अवसर को बुना लेते हैं। अवसर को बुनाने से संगठन को लाभ होता है। फिर अगला है प्रिवेंशन ऑफ हैस्टी डिसीजन। प्लानिंग के अंदर सब कुछ नियोजन की क्रिया में पूर्वानुमान लगाकर संगठन के उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सब योजना अनुरूप प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जिससे हमें उतावल और शीघ्र निर्णय लेने से यह रोकता है। नियोजन हमें उतावल और शीघ्र निर्णय लेने से रोकता है। प्लानिंग स्टॉप्स अस टू डू प्रिवेंशन ऑफ हैस्टी डिसीजन। नियोजन हमें उतावले फटाफट निर्णय लेने से रोकता है। अगर हमने पहले से प्लान प्रिपेयर कर लिया, पहले से योजना बना दी, क्या बना दी? पहले से अगर हमने योजना बना दी है, अगर हमने पहले से योजना बना दी है, अब हम उस योजना को पाने के लिए, उस योजना को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उस योजना के अनुसार काम, अगर हमने पहले से कार्य की योजना बना दी है और उस योजना के अकॉर्डिंग अब हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमने काम करने के लिए पहले से योजना बना दी, अब उस योजना के अनुसार हम काम करना शुरू करते हैं, तब क्या होगा? हमारे जो हैस्टी डिसीजन, जो उतावले निर्णय लेते हैं, उस उतावले निर्णय लेने पर क्या लग जाएगी? रोक लग जाएगी, क्योंकि योजना पहले से बनी हुई है। हमें जो निर्णय लेने हैं उसका पहले से हमने
योजना के तहत डिसीजन ले लिया है। नियोजन के अंदर हम सबसे पहले योजना पहले से ही तैयार कर लेते हैं, कौन कौन से निर्णय कब कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, उसका निर्णय हम पहले से ही कर लेते हैं, जिससे उतावले भविष्य में उतावले निर्णय लेने पर सत्तर रोक लग जाती है, हैस्टी डिसीजन पर सत्तर रोक लग जाती है। हैस्टी डिसीजन पे क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। इंप्रूव कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि। अब इसमें क्या है, सीधी सी बात है, संगठन में नियोजन किया, ये प्लानिंग किया, प्लानिंग से आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सभी स्तर पर क्लियर होगा। संगठन का उद्देश्य संगठन के सभी स्तर पर क्या होगा, क्लियर होगा। संगठन के नियोजन में संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और यह उद्देश्य संगठन के सभी स्तर पर स्पष्ट होता है, संगठन के सभी स्तर पर स्पष्ट होता है, जिससे हम लो कॉस्ट पर, जिससे हम अपॉर्चुनिटी अवसरों को बुलाते हैं, जिससे हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का समन्वय करके लो वेस्टेज पर हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट पर करते हैं और वातावरण में उत्पन्न होने वाली अपॉर्चुनिटी को बुलाते हैं, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है और हम कंपटीशन में हमारे कॉम्पिटिटिव को बीट कर देते हैं। हम हमारे कंपटीशन में हमारे कॉम्पिटिटिव को बीट कर देते हैं। अब कैसे बीट करते हैं, एक बार मैं वापस बता देता हूं, ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं याद करूंगा आपको अब सीधे। ये है प्लानिंग, PLANING, प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। क्या आया? प्लानिंग। जब प्लानिंग आता है ना, योजना नियोजन में हम पूर्वानुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूर्वानुमान, जिसे आप बोलते हो फोरकास्टिंग। प्लानिंग में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, संगठन के उद्देश्य को डिटरमाइन करते हैं। नियोजन में हम पूर्वानुमान लगाकर संगठन के उद्देश्य को डिटरमाइन करते हैं। योजना बनाने से पूर्व हम आंतरिक इंटरनल एनवायरनमेंट और बाहरी वातावरण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करते हैं। नियोजन में हम संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण कर सूचना प्राप्त करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। नियोजन से फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, नियोजन में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में समन्वय स्थापित करके हम संगठन के उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा, लो वेस्टेज होगा, हाई प्रोडक्शन होगा, लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा, जिससे हम क्या करेंगे, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में हमारे प्रतिस्पर्धी को, कॉम्पिटिटिव को हम बीट कर पाएंगे, उसे हरा पाएंगे और हम प्रतिस्पर्धा में विजय हो पाएंगे। आया समझ में? 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट मैंने इसमें बता दिए। पहला तो ये है कि नियोजन में
हम संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाकर संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, नियोजन में समन्वय। नियोजन से समन्वय संभव हो पाता है जिसमें भौतिक और मानवीय संसाधनों में व्यवस्थित समन्वय होने से कम लॉ वेस्टेज पर हाई प्रोडक्शन, लॉ कॉस्ट पे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। हमारी लाभदायकता में वृद्धि होती है। हम प्रतिस्पर्धा में हमारे प्रतिस्पर्धी को हराकर प्रतिस्पर्धा में विजयी हो पाते हैं। प्लानिंग के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने से लॉ वेस्टेज होने से लॉ कॉस्ट पर हाई प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है। हम कंपटीशन में हमारे कॉम्पिटिटिव को बीट कर पाते हैं। ये थी आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ऐसे इंपॉर्टेंस में आप चाहे जितने पॉइंट लिख सकते हो। मैंने आपको एक टॉपिक में बताए थे 7 ऐसे पॉइंट बताए थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, जो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा ये मैंने प्लानिंग की अलग से इंपॉर्टेंस बता दी। इन इंपॉर्टेंस को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। 3F में देखो सीधी सी बात है, फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटेट कंट्रोल, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। क्या बात है, आर में रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में कमी। यू के अंदर आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स संसाधनों का अधिकतम उपयोग। फिर आता है एम, मोटिवेट एम्प्लॉयज का मीनिंग होता है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी, अवसरों का लाभ। प्रिवेंशन ऑफ हैस्टी डिसीजन। और आता है इम्प्रूव इन मैनेजरियल, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ये तो थे 3F RUM CPI। आप चाहो तो किसी ने कहा कि आप 3F नहीं मैं 4F लिखूंगा तो 4F लिख दो, एक लिख दो। फिर 3F के तो ये 3 पॉइंट 1 2 3, फैसिलिटेट, फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटेट कंट्रोल और फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। फिर एक लिख दो फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे लिख दो 2E 4F RUM CPI। नॉर्मल तो आप ऐसे याद रख लो 3F RUM CPI, जिसको याद है वो ऐसे याद रख लो। और जो कह रहा है कि मुझे और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं तो यहाँ पे 4F लिख दो 3F की जगह, और अगर और ज्यादा लिखने तो 2E लिख दो। 2E के अंदर लिख दो एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एंश्योर इकोनॉमिक ऑपरेशन, आर्थिक मितव्ययता। आया समझ में? ये और भी ज्यादा लिखना चाहते हो तो इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। जो मैंने आपको 7 पॉइंट जो स्टार्ट में बताए थे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, वो 7 पॉइंट हूबहू याद पे आ सकते हैं। उसके अलावा प्लानिंग के जो पॉइंट है उनको याद करने के लिए, इंपोर्टेंस को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया 3F RUM CPI। 3F RUM CPI ज्यादा करना हो 2E 4F RUM CPI। बस अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं?
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। जो टेक्निक्स है प्लानिंग की टेक्निक्स को पढ़ने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसी के साथ हम इस प्लानिंग के चैप्टर को अगले नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के भेजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये जो क्लास है आपके बीकॉम के अंदर जूनियर अकाउंटेंट में फर्स्ट ग्रेड में हूबहू काम आने वाली है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा मुझसे संपर्क कीजिए। मैं जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा और बीकॉम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं अभी क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में प्लानिंग को चैप्टर को आगे ले